दिल्ली में जो कोरोना के पेशेंट हैं, सबसे पहली चिंता उनकी ये होती है कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें। ये स्थिति सबसे पहले सामने आती है। ऐसे में उनके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल, जो कि कोविड-19 हॉस्पिटल पूरी तरह से बन चुका है, उसके मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर जेसी पासे। क्योंकि ख़ास तौर से वो आपको वो बातें बताएंगे जो कहीं ना कहीं आपके सामने मिस आउट हो रही हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पूरी तमाम जानकारी कोरोना के बारे में होने के बाद भी आपके पास वो तथ्य नहीं हैं जो आपको पता होने चाहिए। डॉक्टर जेसी पासे, आपका स्वागत है न्यूज़ नशा में। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपके अस्पताल तक आने के लिए उसे क्या करना चाहिए और आपके अस्पताल आना उनके लिए ज़रूरी भी है या नहीं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस समय जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं दिल्ली सरकार की, उसके मुताबिक उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है मैनेजमेंट पार्ट को। उसमें सबसे पहला आता है जिसको भी शक हो कोविड का या जिसको भी लक्षण आ जाएं कोविड के, उनका टेस्ट कहाँ पर हो। तो उसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोविड टेस्ट सेंटर या कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ से टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट तक की इंतज़ार करनी है। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो आपको घर वापस जाना है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके बाद 3 और सुविधाएं हैं, जिसको कोविड केयर सेंटर बोलते हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बोलते हैं, और बाद में एंड में जो है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बोलते हैं। लोकनायक हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, ये 2 हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं। कोविड हेल्थ सेंटर्स भी कई जगह पर बने हैं और कोविड आइसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर बहुत जगह पर हैं दिल्ली में। जो कोविड टेस्टिंग सेंटर के डॉक्टर हैं, वो मरीज़ को उसके लक्षण देखने के बाद और टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आता है, उसको देख करके वो बताएंगे कि किस मरीज़ को किस फैसिलिटी में अपना इलाज करवाना है। लोकनायक हॉस्पिटल में जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स की कैटेगरी के जो मरीज़ हैं, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको हमारे हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल कैटेगरी 3 यानी कि सीवियर कैटेगरी के, जिनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, केवल उनको ही एडमिट करने का प्रावधान है। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली के ही मरीज़ आपके अस्पताल में आ सकते हैं या फिर एनसीआर, मतलब यानी कि नोएडा, गुड़गांव, इन इलाकों से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं मरीज़? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाहर के मरीज़ को कभी भी मना किया गया हो। सभी मरीज़ सभी जगह से आते हैं। जहाँ तक कि हमारे जितने भी आसपास के जो एनसीआर का इलाका या यूपी और राजस्थान और हरियाणा के मरीज़ सभी आते हैं। आजकल बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे क्रॉस करने की समस्या है। हालांकि मरीज़ के लिए जिसको ज़रूरत है वो उसको नहीं रोका जाता। इसके अलावा दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स भी हैं, एमसीडी रन हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो ऑटोनॉमस बॉडी है, एनडीएमसी के भी हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारे यहाँ पर अब जैसे हमारा हॉस्पिटल इस वक्त दिल्ली का ही नहीं, भारतवर्ष का एकमात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर 2000 तक मरीज को इलाज करने का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स के भी बहुत मरीज़ आते हैं, एमसीडी के भी आते हैं, एनडीएमसी के भी आते हैं, तो हम किसी को मना नहीं करते। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि भारत का इस वक्त 2000 की पेशेंट की कैपेसिटी वाला ये अस्पताल है, लेकिन इसी के साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अभी तक एक भी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर उस पर हम बात करें कि कितने वेंटिलेटर इस वक्त बैकअप में आपके पास हैं और कितनों की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये स्थिति सामने आई सरकार के कि वेंटिलेटर भारत को ज़रूरत पड़ेगी, और हम उस वक्त क्योंकि एक्सपोर्ट भी कर रहे थे और सिचुएशन ऐसी थी कि 40,000 वेंटिलेटर इस वक्त हमारे पास थे। तो आज अगर इस अस्पताल की अगर बात करें एलएनजेपी की, तो यहाँ पर क्या स्थिति है वेंटिलेटर्स की? खास हमारी एक हाई पावर्ड कमेटी ने, जो आईसीयू के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में राउंड करके
एक्सप्लोर किया था कि मैक्सिमम हम वेंटिलेटर्स वाले जो आईसीयू हैं वो कितने बना सकते हैं। तो 125 वेंटिलेटर्स आईसीयू बेड वाले बनाने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो चुकी है, जिसमें से हम अभी 64 जो है वो इस वक्त कार्यरत हैं और जल्द ही हम कुछ ही दिनों में 125 वेंटिलेटर्स वाली फैसिलिटी को पूरा कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे जो बाकी बिस्तर हैं वो सभी के सभी बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। ये जो कोरोना वायरस के जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम वाली कैटेगरी है, इनमें सभी लोगों को आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती है। मुश्किल से 5-10% मरीज़ों को एक्चुअल आईसीयू विद वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मरीज़ों को केवल ऑक्सीजन सपोर्ट से ठीक किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास हज़ारों से ज़्यादा बेड जो हैं वो अवेलेबल हैं और हमारे पास जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो हम आने वाले चंद दिनों में पूरा कर देंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जिस तरह से एम्स से भी तस्वीरें सामने आई थी कि वहाँ पर पीपी किट जो है वो सही मापदंड पर नहीं थी और जो मास्क हैं उसकी काफ़ी कमी रही। यहाँ तक कि सर्कुलर जारी हुआ अस्पताल में कि आप मास्क को धो करके पहने तो 20 दिन तक वो चल सकता है, जब तक कि N95 के मास्क जो है उसकी कमी को सरकार पूरा करती है। तो क्या LNJP के सामने भी इस तरह की कोई स्थिति रही है जिसमें N95 मास्क या पीपी किट्स जो है उसकी कमी का सामना करना पड़ा, और आज की स्थिति उसमें क्या है? देखिए, हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में अभी तक, आज के दिन तक किसी भी कंज्यूमेबल की कोई कमी कभी भी नहीं आई है। किसी एक लॉट में अगर कोई 1-2 पीस कोई ख़राब निकल गए तो उसको चेंज किया गया है। हमारे यहाँ एक हाई पावर कमेटी है जिसमें हमारे रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। वो बाकायदा हर पीपीई किट को N95 मास्क हो या सैनिटाइज़र हो या सर्जिकल गाउन हो, शूज़ कवर हो, सर्जिकल 3 लेयर मास्क हो, कोई सा भी कंज्यूमेबल जो है वो सब के सब जो है अप्रूवल कमेटी के द्वारा अप्रूव होने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमें बहुत सारी सेवा संस्थाएं, NGOs, क्लब्स, हमारे अपने पुराने जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप बहुत बड़ा है दिल्ली में और विदेशों में, वो सब लोग हमको कुछ ना कुछ डोनेशन देने की तैयारी में हैं, दे रहे हैं और आगे वेंटिलेटर्स तक देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी डोनेटेड आइटम के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे पास अगर 10 पीपीई किट कोई डोनेट करने आता है तो मुश्किल से 2 को ही हम पास कर पाते हैं, 8 को हम वापस कर देते हैं। तो ये जो पास करने का आपका मापदंड है अस्पताल में, उसके लिए क्या मतलब जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो WHO गाइडलाइंस हैं, हमारे ICMR की गाइडलाइंस हैं, हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि हमारे हॉस्पिटल में जिसने सबसे ज़्यादा मरीज़ ठीक किए हैं और सबसे ज़्यादा मरीज़ किसी भी टाइम पर सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे यहाँ ही हुए हैं, सीरियस मरीज़ भी, हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट हमारे हेल्थ वर्कर्स में सबसे कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कम से कम LNJP में मास्क और पीपी किट्स का रीयूज़ नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ, रीयूज़ में नहीं है। लेकिन इसी के साथ सर ये बताइए कि जो अस्पताल की कुछ खबरें सामने जिस तरह से आई कि डॉक्टर की जो टीम है उसके साथ पेशेंट्स ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, या फिर कैट्स एम्बुलेंस जो है उसके कर्मचारियों ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, इस तरह का एंगर क्यों क्रिएट हो रहा है LNJP से? इस तरह की खबरें सामने क्यों आई हैं? देखिए, अगर आप दिल्ली के बाकी अस्पतालों की तरफ नज़र मारेंगे तो वहाँ पर किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 100, किसी के यहाँ 75, इस तरह की संख्या में मरीज़ हैं। तो वो छोटे घर को मैनेज करना बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हमारे यहाँ एक स्टेज पर 800 मरीज़ भी थे और अब हमने माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के मरीज़ों को दूसरे सेंटर में भेज दिया तो पेशेंट कम है। अदरवाइज़ इतनी बड़ी संख्या के मरीज़ों को हैंडल करना एट ए टाइम थोड़ा सा मुश्किल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होता है और मरीज़ों के लिए भी। जो माइल्ड कैटेगरी के मरीज़ थे, जिनको कोई लक्षण ना के बराबर थे, उनके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने की इंतज़ार में वो इंतज़ार नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्यों रखा हुआ है हॉस्पिटल में। तो अब इन सब चीज़ों के चलते कुछ बहसबाजी, कुछ हॉट डिस्कशन चलते रहते हैं और हम लोगों को तो आदत होती है मरीज़ों का गुस्सा सहने की, वो कोई बात नहीं है। लेकिन छोटे मोटे जो और इंसिडेंट्स जो आप बता रहे हैं वो हुए हैं ज़रूर और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है।
हमारी सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और हमने जिन दिनों में मरकज़ी मरीज़ों ने कुछ गुस्सा दिखाया था, नाराज़गी दिखाई थी, तो हमें लगा था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया था और दिल्ली पुलिस ने बहुत एडिक्वेट फोर्स हमारे हॉस्पिटल में लगाई हुई है। हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन है सभी बिल्डिंग्स में जहाँ जहाँ मरीज़ हैं। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट ग्राउंड पर जब इस तरह के वाक़या होते हैं तो उस वक्त में आपका खुद का स्टाफ मौजूद होता है बजाय दिल्ली पुलिस या किसी सिक्योरिटी के। ऐसे में मैन पावर आपके हॉस्पिटल में स्टाफ की पूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह की स्थितियां पहले आई हैं और क्योंकि ख़ास तौर से आपको कोविड-19 की जो स्थिति है अभी उससे निपटने के लिए यहाँ पर ख़ास तौर से पोस्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में कुछ बड़े चेंजेस, बड़े मतलब एक स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाने का काम भी आपके सामने है एज एन चैलेंज। तो क्या मैन पावर को आपने बढ़ाया इस स्थिति में अभी? देखिए, मैन पावर की कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। अगर कमी है तो उन एरियाज़ में है जिनकी अब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। क्योंकि पहले हम ऑर्डिनरी पेशेंट, माइल्ड और मॉडरेट भी ट्रीट कर रहे थे, अब हम सिर्फ़ और सिर्फ सीवियर केसेस ट्रीट करेंगे और कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एनेस्थीसिया मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। वो डेफिनेटली हमारे पास बहुत कम है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है सरकार को कि हमें वो उस एरिया के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं ज़रूर चाहिएंगे। उसको कैसे मोबिलाइज़ करना है ये अभी तय होगा। लेकिन हमारे पास मैन पावर की एज़ इट इज़ पूरी तरह से तो मैन पावर कभी भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैकेंसीज हमेशा रहती हैं। हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ जो इस समय इशू आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मेडिकल ग्राउंड पर वो ड्यूटीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उनको मतलब डर है लोगों के मन में कि वो नहीं जाना चाहते पेशेंट के पास। लेकिन फिर भी मैं उनको मोटिवेट करके बुला रहा हूँ और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कोई ऐसी मैन पावर को लेकर के कोई चिंताजनक स्थिति नहीं मतलब है। डॉक्टर को भी यहाँ मोटिवेशन के दौर पर पूरी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाकर रखना पड़ रहा है, ये भी स्थिति है। लेकिन अगर माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं तो उनको उस स्थिति में क्या करना है? देखिए, माइल्ड केसेस तो जनरली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनको बुखार अगर है तो बुखार की दवाई, खांसी मतलब अपने है तो घर खांसी की जाएं दवाई, वापस? जब तक कि वो नेगेटिव नहीं हो जाते। ओके। नेगेटिव होने के बाद वो अपने घर में भी 14 दिन के लिए बाकी परिवार से अलग रहेंगे। अगर वो स्थिति नहीं हमें लगता कि वो हो पाएगी, किसी के यहाँ ऐसा होता है जी कि वो कहते हैं जी हमारे तो एक ही कमरे का घर है, तो उनको हम अपने क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में ही रखते हैं, उनको नहीं भेजते हैं फिर। और अगर ख़ास तौर से बात की जाए कोरोना टेस्ट की, तो क्योंकि सरकारी अस्पताल है और पूरी तरह से फ्री है टेस्ट, लेकिन क्या क्योंकि आईसीएमआर ने खुद ये कहा कि जो रैपिड किट्स आई हैं और उन पर पूरी तरह से डाउट है उन्हें और उस पर चेकिंग नहीं चल रही है, तो क्या एलएनजेपी ने भी कोई टेस्ट किया था रैपिड किट से अभी तक? देखिए, हम लोगों को रैपिड टेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो पॉजिटिव केसेस हमारे एडमिटेड हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी बन गई हैं वो लेवल जानने के लिए हम 7वें दिन रैपिड टेस्ट करने का हमारा प्लान हो गया था और हमने शुरू भी किया था, लेकिन बीच में फिर ये होल्ड पर आ गया, तो अब इस समय हम रैपिड टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, जैसे कि एलएनजेपी अस्पताल एक लौता ऐसा अस्पताल है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के टेस्ट किया गया और 4 पेशेंट पर ट्राई किया गया, इसको लेकर आप कितने मतलब होपफुल हैं कि ये कितना बेहतर होगा कोरोना पेशेंट के लिए भी आगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अभी हमारे 4 केसेस में हमने प्लाज्मा थेरेपी दी है और वो चारों केसेस ही बेटर कंडीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत धीरे धीरे, लेकिन उनकी जनरल कंडीशन में सुधार हुआ है और 2 केसेस अभी और पाइपलाइन में हैं, उनको वर्कअप किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 10 केसेस जब तक हम नहीं कर लेते हैं तो अभी कोई कंक्लूसिव ओपिनियन देने का अभी समय नहीं है। कोई एक अच्छा सा साइज़ हमारा हो जाए ट्रायल्स का और इम्प्रूवमेंट्स हमें क्लिनिकली दिखनी शुरू हों, तो वो एक टाइम होगा जब हम कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे। हालांकि जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो एनकरेजिंग हैं। सर, इस वक्त इस अस्पताल में जहां हम बैठे हैं एलएनजेपी में, यहाँ पर आपके पास 234 पेशेंट हैं
कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में क्योंकि अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी है, तमाम तरह के गाइडलाइंस और प्रिकॉशंस आप लेकर चल रहे हैं, बावजूद इसके कोई ऐसी ख़ास बात जिसको लेकर के आपको ये चिंता रहती है कि कोविड-19 234 पेशेंट है, क्योंकि लोगों में एक डर और एक भय बना हुआ है, जहाँ कोरोना पेशेंट वो देखते हैं वहाँ से दूर भाग जाते हैं। जैसा आपने भी कहा कि कुछ स्टाफ के लोग भी काम करने को लेकर के कतरा रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं सामने। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बड़ा चैलेंज होता है जो मेंटली चलता है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ काम हो रहा है। हमारे लोग शुरू से पूरा का पूरा स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे मेरे पैरामेडिक्स हों या ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हों, सबके सबको शुरू से ही पता है कि हम सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हमें सबसे ज़्यादा काम करना है, हमें सबसे ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है। सिर्फ बीच में जो कुछ जो दुर्घटनाएं वायलेंस वाली जो हो जाती हैं, उससे थोड़ा कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं हमारे और लोग। एम्स में तो सर डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं। जी, वो फॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में वो संख्या बहुत कम है। एक डॉक्टर और 2 नर्स के अलावा हमारे यहाँ अभी तक कोई संक्रमित नहीं हुआ। अगर आपने उन जो केसेस आपके सामने आए आपके अस्पताल में, उसमें क्योंकि जब कोई केस सामने आता है तो हम थोड़ा रिसर्च में चाहते हैं कि उनको कैसे वो संक्रमण हुआ। देखिए, वो जो 2 नर्सिस हैं उनमें तो पूरा का पूरा हमारा जो शक है वो यही है कि उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किया उस इन्फेक्शन को, क्योंकि उनके साथ वाले लोगों को हमने एक में 56 लोग थे, दूसरे में 26 लोग थे जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हमने टेस्ट किए और वो सब के सब नेगेटिव आए। ओह, तो वो सब के सब नेगेटिव आने का मतलब एक इंडिकेटर ये बनता है कि शायद हमारी उस असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने अपने घर से या कहीं और से वो कॉन्ट्रैक्ट की है इन्फेक्शन, ना कि हॉस्पिटल से। और जो किचन वाला जो आपके यहाँ से वो भी सारे नेगेटिव हैं, 55 के 55 जी, सब नेगेटिव आए हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारे हॉस्पिटल में जो कंट्रोल है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने का जो क्रम है, वो बहुत ही एज पर गाइडलाइंस और तो किचन आपकी वापस से चालू कर परसों से, मंडे से शुरू करेंगे। एक बार और टेस्ट करवा के उनका फिर से जब नेगेटिव आ जाएंगे रिकन्फर्मेशन। जी। तो कुल मिलाकर के सर इस वक्त एक आखिरी सवाल कि कोविड-19 की एक बड़ी जिम्मेदारी इस अस्पताल को लेकर आपको मिली है। शुरुआती प्लानिंग में भी वक्त लगता है और क्योंकि एक पीक सिचुएशन है ऑलरेडी परेशानी की, ऐसे में अभी आपको लगता है कि कई ऐसे फ्रंट हैं जिस पर तैयारी होना अभी और ज़रूरी है? देखिए, अगर ये एस्केलेट होता ही रहा जिस तरह से एस्केलेट हो रहा है, हमारे दिल्ली शहर में ही 100 से ऊपर की संख्या बढ़ जाती है हर रोज़ पिछले कई दिनों से, तो हमें और ज़्यादा आईसीयूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग तो तैयार हैं और जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमें और इस तरह के कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और लॉकडाउन इस बीच में अगर कुछ वक्त के लिए खुलता है तो आपकी चिंता बढ़ेगी या घटेगी? उसमें चिंता बढ़ेगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन हमें नंबर ऑफ केसेस में स्पर्ट आ सकता है, बड़ा चैलेंज उसकी आशंका। एक बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जाहिर है मेडिकल डायरेक्टर एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर जेसी पासे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अभी जो एक देश में बीमारी को लेकर युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं, इसमें अभी हमने जीत नहीं पाई है, लेकिन हम कोशिश में लगे हैं। हालांकि अगर लॉकडाउन का वक्त आगे बढ़ता है तो इनकी चिंता कम होगी, लेकिन अगर वो घटा यानी कि लॉकडाउन खत्म होने की तरफ जाता है तो यहाँ की तैयारियां और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। हालांकि चुनौतियों के साथ स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। और आप कोरोना से जुड़ी और बाकी खबरें जानने के लिए न्यूज़ नशा को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।